हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 10 के हैं रासायनिक विज्ञान का, अगर आप केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे और ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। पिछला 2 वीडियो पड़ा हुआ है, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम लोग समझेंगे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली बात को समझेंगे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन आप अपने कॉपी पर नोट बना सकते हैं। हर एक बात को आप अच्छे से समझ के नोट करें। चलिए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of products। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ जब जो फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट्स के जब बनता है तो उसके साथ साथ हीट रिलीज होता है। उसे क्या बोलते हैं रिएक्टेंट में? इसे बोलते हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्टेंट। हिंदी वाले भी समझें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रियाओं में या फिर जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपको याद होगा मैंने इसके पर अभिक्रिया जो मैंने दिया है क्विकलाइम। क्या दिया है? क्विकलाइम मतलब बुझा हुआ चूना। क्या बोला था? बुझा हुआ चूना। तो वो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमको हीट के साथ साथ हमको पदार्थ के साथ साथ हीट भी देता है। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभिक्रिया बताया है CaO के साथ जब हम जल मिलाते हैं तो हमको यहाँ पर चॉकलाइम देता है। मतलब CaOH2 प्लस हीट। यही आपको समझना है। मतलब उत्पाद के साथ साथ मतलब प्रोडक्ट्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स में हमको हीट भी देता है। इसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी मतलब एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये बात आप बारीकी से समझिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे की तरफ। और भी कोई रिएक्शन होता होगा? जी होता है। और क्या रिएक्शन है? बहुत सारे रिएक्शन हैं कि हमको हीट देता है। जैसे हम लोग जलाते हैं मीथेन, तो मैंने आपसे पहले ही कहा हूँ कि दहन के लिए हमको मीथेन की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। दहन के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि और क्या अभिक्रिया हो सकता है एक्ज़ोथर्मिक का। तो ये पहला नंबर का केस था। अब दूसरा नंबर समझेंगे यहाँ पर कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस।
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। इसका सिंपल मतलब है नेचुरल गैस हम कहते हैं पहली बात मीथेन को। अब मीथेन का सूत्र होता है CH4। आया ना, हमको बर्न करना है मतलब जलाना है, तो इसी में हम ऑक्सीजन जब क्रिया करा देंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं CH4 में जब हम ऑक्सीजन जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अब प्लस ये जल भी बनता है, या क्रिया बैलेंस में कर दिया। अब फिर इसके बाद प्लस क्या बन जाएगा, हीट। हमको यहाँ पर हीट देने के नाते हम इसको एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी में हम इसको लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब क्रिया है ये खुद ये बैलेंस है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो जल है ना, ये सच में हम लोग जो मीथेन जो गैस हम लोग जलाते हैं तो ये सच में ये जल का उत्पन्न होता है। लेकिन जो बर्न होता है, बर्निंग जो कहते हैं मतलब जो बर्निंग की जो लगाया जाता है वो इतना हीट होता है कि जैसे इसमें जल पड़ता तो जल भी भाप बन के उड़ जाता है। तो एक बात आप याद करिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल भी बनता है और वो हीट यहाँ पर साथ में मिलता है। उसी प्रकार हमको एक और उदाहरण समझना है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या समझेंगे, मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या समझेंगे, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। चलिए हम लोग नोट करते हैं तीसरा में कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ये क्या होता है श्वसन, तो श्वसन में मतलब होता है ग्लूकोज का दहन होना। क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होना। जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज है और उस ग्लूकोज को दहन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन हमको श्वसन के दौरान ही जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का दहन होना अर्थात ग्लूकोज का जलना, ग्लूकोज का जलना या फिर ग्लूकोज का दहन होना हमारा श्वसन, इसीलिए हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। और ये ग्लूकोज का दहन होना मतलब ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा तो हमको ये ऊष्मा देगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ग्लूकोज का अपक्रिया हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ देखेंगे कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है एक हम लोग याद करेंगे। ग्लूकोज का सूत्र होता है कहो 6-12-6। क्या होता है ग्लूकोज का, कहो 6-12-6। फिर से लिखते हैं कहो 6-12-6। ये हमारा ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को हम लोग दहन करेंगे, मतलब ये हुआ कि कहो 6-12-6 को हम लोग अपक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस हीट मतलब एनर्जी। तो अब ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है 6 है और यहाँ पर अच्छा हाँ एक चीज़ और है, कार्बन के बारे में देखेंगे। कार्बन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कार्बन 1 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये कार्बन 6 है तो यहाँ भी 6 बनाएंगे तो 6 का गुणा कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और है, साथ में यहाँ ऑक्सीजन 12-13, यहाँ पर ऑक्सीजन 13 हो गया। हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 12 है। देखिए खुद ये जो 12 है ना ये 12 है, ये इसी के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर 12 और 12 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 12 है और प्लस यहाँ पर भी हमारा ये 6 है, तो ये मिल के कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से 6 है और यहाँ हमको 6 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन 6 और 12 और चाहिए तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ऑक्सीजन 12 हो जाएगा। तो अब ये हमारा अपक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है,
तो ये हमारा जो उदाहरण था वो था हमारा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम समझेंगे कि वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में मतलब इस रिएक्शन में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ए एक पदार्थ है जो रिएक्टेंस में कहते हैं। अब हमारे पास ये मान लीजिए इसको तोड़ करके हम इसको बी बनाए और सी बनाए और ये डी बनाए, तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट गया, मतलब इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब आप समझेंगे कि ये जो एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो सबसे अजीब बात यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़ टूटना अपने मन से नहीं टूट जाएगा। तो समझ लीजिए इस पर हम कुछ एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनर्जी। अब एनर्जी क्या क्या हो सकता है? पहली बात, एनर्जी यहाँ पर ऊष्मा भी हो सकता है, हम ऊष्मा दे करके तोड़ें, या फिर हम इसको हीट भी दे सकते हैं, मतलब ऊष्मा भी दे सकते हैं, या फिर हमको विद्युत भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक दे सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं विद्युत, यानी हम इसको विद्युत भी दे सकते हैं। हम इसको प्रकाश दे सकते हैं, जिसे हम लाइट कहते हैं। तो ये सब हम लोग ऊर्जा देते हैं तभी ये जा कर के टूटता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इंग्लिश में भी कि क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। The reaction in which ऐसी रिएक्शन जिसमें in which a compound split into two or more simple substance is called decomposition reaction। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड है जो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब होता टूटता है। इनटू किसमें? दो या अधिक सिंपल पदार्थों में। इसे क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो मैंने आपको उदाहरण मैंने समझा चुका है। तो अब ये टूटने के लिए मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कोई भी पदार्थ अपने मन से ही नहीं टूटता है, उसको आप कुछ करेंगे तभी टूटेगा। तो सबसे पहला हमने समझेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऊष्मीय वियोजन। थर्मल मतलब क्या होता है? ऊष्मीय। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? टूटना या फिर वियोजन। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा टूटता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, समझेंगे। When decomposition is carried out by heating, मतलब जो आपका डिकम्पोजिशन जो होता है वो आपका बाई हीटिंग के द्वारा होता है, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप एक ये भी लिख सकते हैं, ऊष्मा द्वारा वियोजन को ऊष्मी वियोजन कहते हैं। आप क्या लिखेंगे? ऊष्मा द्वारा वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं ना, तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है यह आपका होता है FeSO4। FeSO4 को जब हम यहाँ पे हीट लगाते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो मैं आपको पहले ही कहा हूँ कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है। तो आप यहाँ पर Gg लिख देंगे नीचे साइड में। यानी अगर हम फिर से अपक्रिया लिखें अच्छे से, तो ये आपका बन जाएगा FeSO4, ये हमारा सॉलिड होगा। इसके बाद हम इसको ऊष्मा देते हैं, अर्थात हीट देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड है सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा Fe2O3, ये बन जाएगा सॉलिड में, फिर प्लस SO2 ये बन जाएगा गैस में, प्लस SO3 ये बन जाएगा गैस में। तो अब आपको ये बात समझना है कि ये जो अपक्रिया है ये आपका रहता है हरे रंग का, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो रहता है ग्रीन, अर्थात हरे रंग का।
और ये आपका बन जाता है रेड ब्राउन कलर, मतलब रेड ब्राउन। क्या बन जाएगा? रेड ब्राउन। ठीक है, मतलब भूरा लाल रंग का बन जाएगा। और इसको आप बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ये आपका फेरस सल्फेट है। और ये आपका जो बन जाएगा फेरिक सल्फेट बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फेरिक सल्फेट, यानी सॉरी ये ऑक्साइड है, यह आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। मैंने सल्फेट ध्यान दिया, सल्फेट इधर चला जाएगा। अब इसको आप बोल सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको आप बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट जो है आपका रिएक्शन है, आप इसको लर्न रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अगला रिएक्शन जो मेरा रहेगा ये यही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही हमारा जो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 2 एग्जाम्पल हम लोग और समझेंगे। इसके बाद तब जा कर के विद्युत वियोजन के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं से भी समझ में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।